हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार है और आज हम नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इस कोर्स का नाम है HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इस पूरे कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की नॉलेज मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें किस तरह से हम CSS इंपोर्ट करते हैं, किस तरह से हम इसमें जावा इंपोर्ट करते हैं, वो एक एक करके हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन, HTML का इंट्रोडक्शन। HTML क्या है? HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये क्या है? लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे दिख रहा है लैंग्वेज होता है और इसके साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे C++ हो गया, आपका जावा हो गया। इस तरह की अलग अलग लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ये होती है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज क्या किसका मतलब होता है? ये कंपाइल नहीं होती, कंपाइल करके मशीन कोड में इसका कोड कन्वर्ट नहीं होता। ये डायरेक्टली पार्स होती है वेब ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है। तो ये एक इसमें डिफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसकी ये यूज़ की होती है, ये वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होता है। वेब पेज में उसको क्रिएट करने के लिए, उसको वेब जो उसका डेटा है, कंटेंट है, उसको स्ट्रक्चर करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। किसकी हेल्प से? टैग और एलिमेंट्स की हेल्प से। ठीक है। टैग और एलिमेंट क्या होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इससे क्या होगा, ये जो आपके इमेज है, टेक्स्ट है, उनको सबको डिफाइन करता है वेब ब्राउज़र में। कहाँ पे इमेज आनी है, इसको स्ट्रक्चर देने के लिए हमारा HTML का यूज़ होता है। ठीक है। इसके कुछ पॉइंट है, जैसे HTML हमारी मार्कअप लैंग्वेज है, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। इसके अलावा ये वेब पेज को डिफाइन करता है वेब ब्राउज़र के थ्रू। ये क्या है? इसके साथ साथ स्टैटिक लैंग्वेज भी है। स्टैटिक लैंग्वेज आपने दो तरह की वेबसाइट देखी होंगी, एक स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो आपने एक बार लिख दिया वो लिखा ही रहेगा। जैसे मतलब आपने कोड किया, कोई प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम हम दिखाएंगे, तो प्रोग्राम में जो सिर्फ वही दिख रहा है जो हमें दिखा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, कोई कलर्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई स्टाइल उसमें नहीं है, तो वो हमारा होता है स्टैटिक पेज, केवल डेटा उसमें शो होता है। ठीक है। तो ये क्या होगा? स्टैटिक हुआ। इसको हम कंबाइन करते हैं CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू इंटरेक्टिविटी, इसके मतलब इंटरेक्टिविटी लाने के लिए। इंटरेक्टिविटी क्या मतलब होता है कि आपने किसी एक फॉर्म लिया, फॉर्म को सबमिट कर रहा, उसके बाद उसी का मैसेज वहीं पे हो गया या रीडायरेक्ट हो गया, वहीं पे ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो गया। तो इस तरह की इंटरेक्टिविटी होती है कि इसमें हमारी जावा स्क्रिप्ट में। CSS का मतलब होता है, CSS हम इसमें स्टाइल देने के, उसको कलर, उसका फॉन्ट, उसका लेआउट चेंज करने के लिए वेब पेज का, वो हम यूज़ करते हैं किसमें? CSS में। ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम है। HTML का प्रोग्राम नहीं कहेंगे, कोड कहेंगे। ठीक है। कोड में प्रोग्राम हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इसमें हमारा कोड लिखा जाता है। तो इस तरह का ये बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है। सेम आपका फॉर्मेट यही रहता है, पहले डॉक टाइप लिखा जाता है, उसके बाद HTML होता है, फिर हेडर होता है, फिर टाइटल होता है। ठीक है। ये क्लोज हो गया, हेडर, बॉडी, इसके अंदर सारा डेटा होता है, कंटेंट। तो ये हम सारा एक करके समझाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि इस तरह का आपका प्रोग्राम होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि वेब पेज हमारा दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एलिमेंट और HTML टैग से। टैग क्या होता है ये देखिए, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अभी इससे हम ना ऊपर वाला प्रोग्राम देखते हैं, ये प्रोग्राम है। ठीक है। यहाँ पे समझते हैं। तो ये चीज़, ये जो अंदर लिखा है, इसके अंदर लिखा है ना, इन ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, इसको हम कहते हैं टैग। इसको क्या कहते हैं? टैग कहते हैं। और ओपनिंग ये पूरा ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। इन दोनों को मिला के हमारा बनता है HTML एलिमेंट। ठीक हो गया। ये क्या हो गया? ये टैग हो गया जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। टैग क्या होता है? हमारे कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब प्री डिफाइंड वर्ड, जिनका अपने आप में मीनिंग होता है। जैसे हमने टाइटल लिखा, टाइटल का हो गया कि ये टाइटल ही शो करेगा। HTML हो गया रूट एलिमेंट की, ये बेसिक आपकी स्टार्टिंग यहीं से होती है। हेड आपका हेडर में यूज़ होता है, बॉडी ये डिफाइन हो गया। कीवर्ड ये प्री डिफाइंड मीनिंग है इसका, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। देख, क्योंकि यहाँ भी हमने लिखा है, यहाँ भी एक शब्द यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा। ये P है, P फॉर पैराग्राफ, ये H फॉर हेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए अंतर समझिए दोनों में। इसके जो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है इसको कहते हैं हेड, और इसको जो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है इसको कहते हैं टैग। और ओपनिंग टैग
और क्लोजिंग टैग, इस तरह का ये सिंबल है, इसको मिलाने के बाद ये बनता है क्लोजिंग टैग। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों को मिला के ये बनता है हमारा पूरा एलिमेंट। ठीक है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो हमारा दो चीज़ों से मिलके बना होता है क्या, एलिमेंट और टैग से मिलके हमारा पूरा वेब पेज डिज़ाइन होता है। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है उसको स्पेसिफिक नाम देने के लिए, उसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन करने के लिए, दूसरों से अलग करने के लिए हम उसमें एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने पैराग्राफ बनाया, एक पैराग्राफ ये है, उसके बाद फिर दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक ही पैराग्राफ से हमारा पूरा पेज चल जाएगा, अलग अलग पैराग्राफ हमें बनाने पड़ेंगे। तो अलग अलग पैराग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने एक पी बनाया, इसको हमने एक आईडी दे दी, क्लास दे दी, या इसमें कोई एट्रीब्यूट दे दिया जिसकी हम वैल्यू यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा है, ये एट्रीब्यूट हो गया, ये इसकी वैल्यू होगी। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए होता है, प्री डिफ़ाइन करने के लिए। क्या था, ये पूरा हमारा कोड है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, क्या क्या इसमें होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन लिखते हैं, जब हम कोड अपना डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले लाइन लिखते हैं डॉक टाइप HTML। इसका मतलब होता है ये किस वर्जन में लिखा गया कोड है, किस में चलता है। तो ये इसका सिंपली ये मतलब होता है कि ये HTML5 में है। हमारे अलग अलग HTML के वर्जन आए तो उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो बेसिक यहाँ पे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रोग्राम हमारा जो कोड होता है उसका किस तरह से होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो ये कोड टाइप हो गया, ठीक है। डॉक टाइप, ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप किस तरह का, HTML टाइप है, यानी कि HTML वर्जन 5 में बना हुआ है। उसके बाद HTML लिखते हैं, HTML लिख के ओपन किया, उसको क्लोज कर दिया, इसको कहते हैं रूट एलिमेंट। ये हमारा रूट एलिमेंट हो गया, सारा HTML के अंदर ही हम लिखेंगे। ठीक है, उसमें एक ये पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है हेड और टाइटल। ठीक है, हेड का मतलब होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब डेटा के बारे में, डेटा के बारे में मेटा डेटा। यहाँ एक टर्म लिखे मेटा डेटा। मेटा डेटा का सिंपल मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी कि डेटा के बारे में जानकारी। जैसे हमने एक पेज बनाया, वो पेज क्या है, हम उसके टाइटल देख के समझ जाएंगे कि ये किस चीज़ का पेज है। जैसे लॉगिन पेज है तो हमने उसका कोड लिखा, लॉगिन का कोड लिखा, टाइटल में हमने कर दिया लॉगिन पेज। तो हमें सिर्फ लॉगिन पेज टाइटल से पता चल जाएगा कि ये लॉगिन पेज है। सम स्टूडेंट डिटेल फॉर्म या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हमने टाइटल बनाया तो हमें उससे पता चल जाएगा कि किस तरह का पेज है। तो टाइटल से क्या पता चलता है, उसका बारे में पता चलता है, यानी कि डेटा अबाउट डेटा, इस तरह से हमें पता चल जाता है। ठीक है, ये रूट एलिमेंट हो गया, ये आपका मेन है मेटा डेटा एलिमेंट हो गया। और ये उसके बाद आता है बॉडी। इन सबको ये ध्यान रखना है कि जो हमने ओपन किया उसको हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। कुछ टैग हमारे क्लोजिंग नहीं होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन ये बेसिक टैग है, इसके बारे में आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बॉडी हुआ, ये हमारा बेसिक कंटेंट टैग होता है, जो मेन कंटेंट टैग होता है ये बॉडी होता है। यानी कि जितना भी हमें डेटा शो करना वेब पेज में, वो सारा डेटा, सारा अलग अलग फॉर्मेट में हम यूज़ करेंगे, वो सारा हम बॉडी टैग के अंदर ही यूज़ करेंगे। चाहे जितने में हेडिंग लेनी हो, जितने पैराग्राफ लेने हो, चाहे जितने स्पैम लेने हो, डिवीज़न लेने हो, फॉर्म बनाने हो, सारे के सारे हमें बॉडी टैग के अंदर ही डिफ़ाइन करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लोज किया, ये बंद हो गया, ये HTML हो गया। तो ये आपको समझ आएगा, यानी कि HTML हमारा क्या हुआ, रूट एलिमेंट हुआ। डॉक टाइप हमारा वर्जन डिफाइन करता है किस तरह का हमारा एलिमेंट है। हेड टैग हमारा डेटा मेटा डेटा शो करता है, यानी कि पेज का बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें हमारा टाइटल टैग होता है। बॉडी हमारा मेन टैग होता है, जिसमें हमें कंटेंट शो करना है, वो होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब हमें इंटरेक्ट करते हैं HTML के साथ साथ। HTML में हमारा क्या है, अभी हमने देखा था HTML हमारा स्टैटिक लैंग्वेज है। स्टैटिक मतलब सिर्फ हमारा फाउंडेशन देती है वेब पेजेस के, वेब पेजेस। उसके साथ CSS में हम अलग अलग कलर यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, लेआउट यूज़ करते हैं, जब हम इसको ऐड कर देते हैं। इसके साथ साथ इंटरेक्टिविटी हम ऐड करनी है, डायनामिक फीचर देने हैं। डायनामिक फीचर जैसे हम ठीक है, जैसे कुछ फॉर्म लेना है, डेटा इंपोर्ट करना है अलग अलग फॉर्मेट में। ऐड फॉर्म बनाया, उसका क्लिक किया तो उसका डेटा वहीं पे सबमिट हो गया। तो इस तरह का, जैसे हमने एक कैलकुलेटर बनाया, 2+2 का एक कैलकुलेटर बनाया, ये हमारा 4 होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम इसको जावास्क्रिप्ट में इसका कोड लिखेंगे। तो ये इंटरेक्टिविटी हो गई हमारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, इसको और बेहतर समझाने के लिए आपको यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या है, HTML में
इसका फाउंडेशन, ये एक कार है, ये मशीन है, यहाँ से ये इसको अलग अलग इसमें पार्ट जोड़ रही है, विंडो जोड़ रही है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा फाउंडेशन लैंग्वेज होती है, बेसिक लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर तैयार करती है, ठीक है। जब हम इसमें CSS इंपोर्ट कर देते हैं, CSS के बाद हम इसमें अलग अलग कलर दे सकते हैं। अलग फ़ॉन्ट में अलग कलर दे दिया, विंडो अलग कलर की बना दी, बैक साइड अलग कलर की बना दी, छत अलग कलर की बना दी। तो जब हम CSS इंपोर्ट करते हैं तो हम अलग अलग कलर इसमें डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट जब हम ऐड करते हैं तो इंटरेक्टिविटी, जैसे हमारी गाड़ी खड़ी खड़ी मूव कर रही है, इसको मूवमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ और इसमें एक्टिविटी प्ले कर सकते हैं जो इसके अंदर फीचर दिए है, कुछ फीचर ऐड कर सकते हैं। तो वो हमारे फीचर किसमें होते हैं, ऐड होते हैं किसके थ्रू, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस तरह से नहीं, इस तरह से आप पढ़ाइए, इससे हमें और अच्छा समझ आएगा। तो हमने 3 चीज़ देखी थी। एक क्या क्या देखा था, HTML एलिमेंट, HTML टैग और HTML एट्रीब्यूट हमने वहाँ पढ़ा था। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, सिंपल, आप 2 वैल्यू के फॉर्म में होता है, उसको अलग से इन्फॉर्म करने के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें देने के लिए एलिमेंट में हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। ये पेयर में होता है, यहाँ पे नेम और उसकी वैल्यू, नेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है, ये हाइपर लिंक है, A4 हाइपर लिंक हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे एट्रीब्यूट है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक। एक हमने ये यूज़ किया तो इसमें एट्रीब्यूट में केवल यही इसी पे क्लिक होगा। दूसरा हमने दूसरा लिया टैग, दूसरा टैग लिया, ठीक है। उस टैग के अंदर हमने दूसरा एट्रीब्यूट दे दिया, उसकी वैल्यू अलग कर दी। एट्रीब्यूट सेम होगा, वैल्यू अलग होगी, तो वो हमारा अलग अलग हो जाएगा। यानी कि स्पेशल पर्पस उसको दे दिया, स्पेशल इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर दी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स का। ये हमने पढ़ा। अभी क्यों यूज़ करते हैं, तो अगर हमें वेब डेवलपमेंट में जाना, अपना कैरियर बनाना है वेब डेवलपमेंट में, तो ये फाउंडेशन लैंग्वेज होती है। फाउंडेशन हमारा तैयार हो जाता है, बेसिक लैंग्वेज होती है कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आपको पहले HTML सीखना ही पड़ेगा। जितनी वेब लैंग्वेज है उनके लिए यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, ठीक है। ईजी टू लर्न है, कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, बेसिक प्रोफिशिएंसी। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, कंटेंट मैनेजमेंट में जाना है, UX UI डिज़ाइनिंग में जाना है, तो आपको HTML में आपका प्रेफरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए, और इसके अलावा होता है गेटवे टू एडवांस टेक्नोलॉजी। आपको वेब से रिलेटेड जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए एक रास्ता तैयार हो जाता है। उससे पहले, उन लैंग्वेज में जाने से पहले आपको HTML में मास्टर होना बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ये थी कि HTML हमें क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं। इसके बाद और जानते हैं, एक साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में आपका सारा यूज़ होता है। वेबसाइट अभी तक हमने पढ़ा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है। वेब एप्लीकेशन क्या होती है, जैसे जो ऑनलाइन चलती हैं वेबसाइट पे जैसे स्कूल का ERP सिस्टम हो गया, ऑनलाइन सिस्टम है। आपको मोबाइल ऐप के थ्रू क्या बोलते हैं, ब्राउज़र के थ्रू आप उसे रन कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं वो वेब एप्लीकेशन। यानी कि जिसमें डेटा इंपोर्ट होता है, सेव होता है और फैच होके आता है, वो हमारा मेन एप्लीकेशन बन जाती है, ठीक। उसके अलावा ईमेल, HTML ईमेल, मतलब ईमेल का फॉर्मेट आपको बनाना है तब आपको HTML यूज़ करना पड़ेगा। मोबाइल एप्लीकेशन, मैक्सिमम मोबाइल एप्लीकेशन आपकी कुछ पेजेस उसमें होते हैं जो आपके वेब से डायरेक्ट इंपोर्ट कर दिए जाते हैं, ताकि उसमें डबल मेहनत ना करनी पड़े। कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी वेब एप्लीकेशन बनाई, सपोज़ आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई एंड्रॉयड की, तो उसमें क्या होगा, कुछ तो आपने एक्टिविटी बना के कोड लिखा, एक एक्टिविटी का, एक पेज का जो आपको दिखता है मोबाइल एप्लीकेशन में फ्रंट पेज। उसके अलावा कुछ उसमें मूवमेंट दिखाना है, कुछ मतलब स्क्रॉल होते हुए दिखाना है, या फिर कुछ और तरह की इन्फॉर्मेशन दिखानी है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, उसमें पेज इंपोर्ट कर देंगे। वही पेज जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन में दिखेगा, वही पेज आपका वेबसाइट में दिखेगा। तो आपको एक ही पेज 2 जगह दिखा देंगे, ना कि उसके लिए दोबारा से अलग से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है,
ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ आपका वेब एप्लीकेशन, जैसे यूट्यूब हो गया। यूट्यूब बनाने के लिए आपको HTML की ज़रूरत पड़ेगी, बिना उसके आप बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो ब्राउज़र पे चलता है और ब्राउज़र पे होता है। ब्राउज़र क्या रन करता है? केवल HTML कोड ही रन करता है। ठीक है, तो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जितने होते हैं वो भी आपको HTML में ही बनाने पड़ते हैं। आपका HTML कहाँ से आया, कैसे यूज़ हुआ और क्या क्या इसके वर्जन अभी तक आए हुए हैं, ये इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो एक मोटा मोटा देखिए, 93 में हमारा पहला वर्जन आया था, 95 में दूसरा वर्जन आया, 97 में तीसरा आया, 99 में चौथा, 2012 में आपका 4.0 आया था और 2014 में आपका HTML 5 वर्जन आया था, जो अभी तक वही चल रहा है। उसी में थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन बेसिक वही कॉन्सेप्ट है। तो नया वर्जन अभी तक कोई नहीं आया। ठीक है, तो शुरू से जानते हैं। पहला वर्जन जब आया था इसका 1993 में HTML 1.0 के नाम से आया था। इसको किसने इन्वेंट किया था? ये किया था टिम वर्ने-ली। ये साइंटिस्ट थे। कहाँ पे साइंटिस्ट थे? CERN यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर रिसर्च में ये साइंटिस्ट थे। ठीक, इन्होंने अपना HTML की शुरुआत की थी। क्यों शुरुआत की थी? कि जितने साइंटिफिक डॉक्यूमेंट, ये साइंटिस्ट थे तो साइंटिस्ट रिसर्च पेपर बनाते थे। उन रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए, दूसरों को शेयर करने के लिए एक लैब से दूसरी लैब में इंफॉर्मेशन, अब सपोज कीजिए आप यहाँ पे बैठे, यहाँ पे हैं, आप इस ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक, आप दूसरा बंदा यहाँ पे आपका परिचित है, मान लीजिए आपका परिचित है, आपका भाई है, ये आप इन्फॉर्मेशन यहाँ तक शेयर करना चाहता है, तो कैसे करेगा शेयर? बताइए। दो तरीके हैं, या तो ये पर्सन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाए, ठीक है, जाए, या फिर ये एक दूसरा माध्यम है, ऑनलाइन इसको प्रोवाइड करा दे, ऑनलाइन इसने लिंक भेज दिया, अपलोड कर दिया, और ये यहाँ पे जाके ऑनलाइन जाके उसको डायरेक्टली देख सकता है। तो ये हो गया शेयरिंग। दो तरह की शेयरिंग होगी, एक ऑनलाइन होगी, एक ऑफलाइन होगी। तो इसने क्या किया, ऑफलाइन तो हम जा सकते थे, कर सकते थे, कर ही रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको ऑनलाइन सेव वो करने के लिए, इंटरनेट के थ्रू देखने के लिए, ऑनलाइन देखने के लिए इंटरनेट के थ्रू इन्होंने इन्वेंट किया था HTML का बेसिक वर्जन। ठीक है, उस टाइम पे क्या क्या सपोर्ट होता था? केवल सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज़ होती थी, हाइपरलिंक यूज़ होते थे, और बेसिक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता था। मतलब कि टेक्स्ट है, उसमें हाइपरलिंक दे दिया, सिंपल इसी में को अलग अलग फॉर्मेट में हम यूज़ कर सकते थे। तो ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं था। जैसे इमेज हम नहीं यूज़ कर सकते थे, टेबल नहीं यूज़ कर सकते थे, लेआउट हम नहीं बना सकते थे। जो अभी हम लेआउट उसमें बनाएंगे वो पहले वर्जन में हम नहीं यूज़ करते थे। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे और रिक्वायरमेंट बढ़ी और ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ी, तो 1995 में दूसरा वर्जन रिलीज़ हुआ। ये किसने रिलीज़ किया था? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने रिलीज़ किया था, यानी कि IETF ने इसको रिलीज़ किया था। रिलीज़ मतलब उसको एक्स्ट्रा उसमें कुछ फीचर ऐड करे थे, तो नया वर्जन उसका लॉन्च हो गया था। ठीक है, इसको क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइज करना था। HTML अभी तक अलग अलग ब्राउज़र के लिए अलग अलग कोड यूज़ हो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया ताकि सारे ब्राउज़र पे सेम कोड आपका रन हो सके। ठीक है, इन्होंने इनपुट फॉर्म भी बनाया, इसके साथ साथ टेबल भी ऐड की, लेआउट भी ऐड किया, और इमेज भी सपोर्ट करना उस टाइम पे शुरू हो गया था दूसरे वर्जन में। इसके बाद इसका तीसरा वर्जन आया, थर्ड वर्जन, ये था 3.2, जो 1997 में आया था। ये बनाया था आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने। ठीक है, यानी कि W3C ने। ठीक है, 1997 में इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें कुछ वेब पेज की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव की, इसका स्ट्रक्चर इंप्रूव किया वेब पेज का। उसके अलावा स्क्रिप्टिंग इसमें लैंग्वेज आपकी यूज़ हो गई थी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। और सबसे ज़रूरी क्या था इसमें, जो जितने ब्राउज़र स्पेसिफिक टैग थे, यानी कि अलग अलग ब्राउज़र के लिए अलग अलग टैग यूज़ होते थे, उनको सबको रिमूव करके एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट इन्होंने बना दिया था HTML 3.2 में। ठीक है, उसके बाद अगला वर्जन हुआ HTML 4.01 में इंट्रोड्यूस हुई थी CSS, इसमें इंटीग्रेट होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट और CSS दोनों इसमें इंपोर्ट होनी शुरू हो गई थी HTML 4 में। उसके बाद इसका HTML फाइनल वर्जन आया HTML 5 में, जो अभी तक प्रेजेंट भी चल रहा है, HTML 5 ही चल रहा है अभी तक। तो HTML 5 हमारा कब यूज़ हुआ था? 2014 में रिलीज़ हुआ था, जो अभी तक हमारा चल रहा है। किसने? CMW3C ने यूज़ किया था इसके कोलैबोरेशन के साथ।
ठीक है, इसमें क्या था, पावरफुल और मल्टीमीडिया वेब एक्सपीरियंस आपको इसमें इंपोर्ट हो गया था। मल्टीमीडिया मतलब अभी तक क्या हो रहा था, हमारा इमेज हम यूज़ कर रहे थे, इसके अलावा इसमें आपका ऑडियो, वीडियो और कैनवास एलिमेंट इसमें हमने ऐड कर दिया था। इसके साथ साथ हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, इस तरह के अलग अलग जो हमारे टैग थे वो भी हमने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ जियोग्राफिक लोकेशन, जीपीएस की एपीआई हमने लॉन्च कर दी थी। वेब स्टोरेज हमने शुरू कर दिया था। ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी इसमें शुरू कर दी थी। ठीक है, मोबाइल कंपैटिबिलिटी और ऑफलाइन सपोर्ट भी हमने इसमें यूज़ हो गया था। तो हम ये सारा वर्जन हम यूज़ कर पा रहे थे किसमें, HTML5 में। ठीक है, HTML5 वर्जन हमारा अभी तक चल रहा है। तो ये हमारे सारे वर्जन थे, अलग अलग तरीके के वर्जन हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, उसके बाद अब जानते हैं, अभी तक हमने हिस्ट्री जान ली, कहाँ से रिलीज़ हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं कि प्रोग्राम हमने सीख तो लिया कैसे बनाना है, कोड कहाँ लिखना है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कोड को लिखना कहाँ पे है, कैसे उसको बनाना है। क्या बनाना है ये पता चल गया, लेकिन क्या बनाना है ये पता चल गया, लेकिन कहाँ पे बनाना है ये नहीं पता। तो उसके लिए हमारे एडिटर यूज़ होते हैं HTML के। तो HTML के एडिटर हमारे बेसिकली दो तरह के HTML होते हैं। एक हमारा होता है, हाँ, पहला होता है हमारा टेक्स्ट बेस्ड एडिटर, दूसरा होता है हमारा बेसिक। ये क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड में क्या होता है, अपना टेक्स्ट लिखते हैं, कोड पूरा प्रोग्राम हम डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या कोड है वो सारा लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा और इसमें क्या होता है, बेसिक में आपका डायरेक्ट दो ऑप्शन, मतलब फ़ायदा ये होता है कि आपने कोड लिखा, सपोज आपने एक पी एलिमेंट आपने ऐड करना है, तो आप जब इसको पी एलिमेंट इतना लिखेंगे और जैसे ही आप क्लोजिंग टैग लगाएंगे तो ये उसका जो क्लोजिंग टैग है वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आपका सिर्फ एंटर टैब या एंटर प्रेस करना, ये पूरा एलिमेंट आपका ऐड हो जाएगा। तो जो भी आपने कंटेंट लिखना है वो आप कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें चाहे आप जो भी लिखना चाहें। ठीक है, ये फ़ायदा होता है विजिबिग का। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसका साथ साथ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। जैसे आपको सपोज आपने फोल्डर में इमेज रखी हुई है, आप उसको इमेज को ड्रैग करेंगे जहाँ पे जिस भी लोकेशन पे आपने करना, वेब पेज आपका कोड लिखा है उस इसके अंदर आपने सपोज ये इमेज लानी है, तो आप ड्रैग यहाँ से ड्रैग उठाएंगे, ड्रॉप वो करेंगे, यहाँ ड्रैग ला के यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो वो डायरेक्ट उसका कोड इंपोर्ट हो जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आपका आपका आउटपुट दिखाता रहता है एक स्क्रीन में कि इसका आउटपुट इस तरह का ये आएगा। तो आपको बहुत ईजी रहता है, बहुत अच्छी स्पीड हो जाती है कि एक तो आपको क्लोजिंग टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि उसको क्लोज़ करना नहीं करना। ऑनलाइन ऑन क्लिक पे आपका जो भी आप की प्रेस करते हैं उस पर आपका पूरा कोड कंपाइल होकर आपकी एरर दिखा देता है। तो इस तरह का फीचर इसमें रहते हैं। तो ये आपको ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप जैसे बेसिक आप एडिटर अपना यूज़ कर ले। इसका मेन जैसे ड्रीम व्यूअर होता है, ड्रीम व्यूअर में आप कोडिंग करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा किस तरह से ईजी ये रहता है। ये सारे फ्री एडिटर हैं जो अभी हमने ड्रीम व्यूअर बताया था। ड्रीम व्यूअर आपका पेड है, लेकिन उसका फ्री वर्जन भी मिल जाता है, फ्री वर्जन। ठीक है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें अपनी कोडिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। ड्रीम व्यूअर पे आप कीजिए, आपको बहुत इजी रहता है, ज़्यादा हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती है अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो। नोटपैड से स्टार्ट करेंगे, नोटपैड में आपको एक एक कोड याद रखना पड़ता है, एक एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है। तो अगर आप जब इसमें एडवांस हो जाएंगे तो आप नोटपैड में कीजिए स्टार्टिंग। अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना तो अभी आप नोटपैड से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग आपको नोटपैड के थ्रू ही समझाएंगे, उसका आउटपुट कैसे आएगा। ठीक हो गया। तो नोटपैड, ये आप नोटपैड आपके बेसिक कंप्यूटर में रहता है। आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से क्लिक करेंगे, नोटपैड लिखेंगे तो आपका नोटपैड आ जाएगा। ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको आपको डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड करके आपको यूज़ करेंगे। किस किस तरह का इनका व्यू होता है, व्यू हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो पहला व्यू आपका ये नोटपैड हो गया। नोटपैड आपका इस तरह से, आप कंप्यूटर आपने चलाया तो आपने नोटपैड अभी तक ज़रूर यूज़ किया होगा अलग अलग जगह पे। कुछ भी टेक्स्ट लिखना बिना फॉर्मेटिंग के तब आप नोटपैड यूज़ करते हैं। इस तरह का जब आप यूज़ करते हैं, क्लिक स्टार्ट मेन्यू में गए, आपने क्लिक नोटपैड लिखा तो नोटपैड में ही आपकी विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे अगर कुछ है तो आपका न्यू फाइल लेके अपनी फाइल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें वो आता है ब्रैकेट का, ये इस तरह का वर्जन होता है। ठीक है, इस तरह का लेआउट होता है ब्रैकेट में। ये आपको जब देखेंगे आप में, तो जब डाउनलोड करेंगे
ऑप्शनल है। मैं भी अगर सारे डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा तो उसका कोई यूज़ नहीं है। जिसमें हमें काम करना है हमें केवल उससे होना चाहिए। ये केवल आपको जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये सबलाइन टेक्स्ट एडिटर होता है। इसका इस तरह का व्यू होगा। ये व्यू आपको पता चल जाएगा आपको देखने से। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको पता लगेगा। जब आप देखेंगे आपको देखते ही पता लग जाएगा, अच्छा ये तो सबलाइन यूज़ करें, एटम यूज़ करें, अपना नोटपैड यूज़ करें, ठीक है। तो ये इसको ध्यान से देखिए। इस तरह का आपका ब्राउज़र ये लेआउट रहता है उसका। इसके बाद एटम, ये इस तरह का इसका लेआउट रहता है। और उसके बाद आपका आता है विजुअल स्टूडियो। ये सारे फ्री वाले हैं, आप फ्री इनको डाउनलोड करके अपना यूज़ कर सकते हैं जो भी आपने यूज़ करना है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो आप देखने में ऐसा लुक दिखता है विजुअल स्टूडियो का, ठीक है। अब यहाँ से कुछ जानते हैं कि HTML के हम क्यों यूज़ करते हैं, रीज़न क्या है हमारा एडिटर यूज़ करने का। एडिटर पहला रीज़न यही है कि आपको कोड अगर लिखना है तो कोड आपको लिखना ही पड़ेगा इसमें एडिटर में। तो एडिटर आपने चाहे आप पेड ले लीजिए या अपना फ्री वाले ले लीजिए। फ्री वाले अपनी अभी आपको दिखाया इनका कैसे होता है, कैसे आपका व्यू होता है। ये इसलिए दिखाएं ताकि जब आप यूज़ करें तो ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर कुछ और हो गया और डाउनलोड आपने कुछ और किया था कुछ सोच के। तो इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि दिखना चाहिए, अच्छा ये इसका लुक तो ऐसा है लेकिन ये तो ऐसा है, ये ऐसा सही नहीं होगा, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है यहाँ पे अलग अलग। जैसे पहला रीज़न तो ये है कि आपको कोड लिखना तो आपको एडिटर यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सिंटैक्स हाइलाइटिंग के लिए। सिंटैक्स आपका जब आप यूज़ करते हैं, आपने पैराग्राफ लिया, हेडिंग ली, HTML टैग यूज़ कर रहे हैं उसका अलग आएगा, बॉडी यूज़ कर रहे हैं उसका फ़ॉन्ट अलग आएगा, कलर अलग आएगा, तो आपको पता रहेगा क्या हम यूज़ कर रहे हैं। ऑटो कंप्लीशन होता है। ऑटो कंप्लीशन का मतलब जैसे था हमने सपोज़ P लिखा, ये P किया, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया और जैसे हम ये करके एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक टैग ऐड हो जाता है, इसका क्लोजिंग टैग ऐड हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह से आपका टैग हो जाता है। तो ऑटो कंप्लीशन कोड होता है। कोड वैलिडेशन मतलब साथ साथ आपका चलता रहता है। जैसे ही आप कोड लिखते हैं, एंटर करते हैं या कोई भी की प्रेस करते हैं तो जो आपने कोड लिखा है वो कंपाइल हो जाता है, पूरा वैलिडेट हो जाता है, चेक हो जाता है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, वो चेक हो जाता है। डिबगिंग टूल साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। कस्टमाइज़ ऑप्शन, आपको जैसे कस्टमाइज़ करना है इंटरफेस वैसे आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने कोडिंग के एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। ये बेसिक नीड थी कि हम क्यों एडिटर यूज़ करते हैं। चूज़ कैसे करना है एडिटर, बेसिक कि आपको कौन सा एडिटर चूज़ करना चाहिए ये डिपेंड होता है कुछ उस पर स्किल पे। जैसे आपकी स्किल लेवल कैसा है, अगर आप बिगिनिंग में स्टार्टिंग में हैं तो आपको बिग लेना चाहिए एडिटर जिसमें इजी टू यूज़ होता है। सेम आप जब बताया क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन उसमें रहते हैं। उसके अलावा अगर आपके प्रोजेक्ट नीड किस तरह की, छोटा प्रोजेक्ट बनाना है तो छोटा ले लीजिए, आपको बड़ा परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे प्रोजेक्ट में काम चल जाएगा क्योंकि बेसिक क्या होता है पेड होता है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद कंपैटिबिलिटी, जो आप यूज़ कर रहे हैं अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हिसाब से कौन सा आपका कंपैटिबल है या नहीं है वो भी आपको देखना पड़ता है। उसके अलावा आपको CSS जावास्क्रिप्ट और अलग फ्रेमवर्क उसमें यूज़ करना है तो वो उसके हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। कुछ एडिटर होता है जो आपकी HTML के साथ साथ C को भी सपोर्ट करते हैं, जावा स्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करते हैं, जावा को भी सपोर्ट करते हैं, पाइथन को भी सपोर्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने हिसाब से ये चूज़ करना पड़ता है। बेसिक 3 लेवल होते हैं। स्किल लेवल, आपका स्किल लेवल कैसा है, प्रोजेक्ट की नीड कैसी है और उसकी आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है जो आप एडिटर यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं कि HTML में हम कमेंट कैसे यूज़ करते हैं। कमेंट का क्या मतलब होता है कि जो हम कोड लिख रहे हैं कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, कुछ नोट्स ऐड करने हैं उसमें कोड में तो वो ऐड करते हैं और उसको जो हमने कोड लिखा है जो लाइन लिखी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं कमेंट का यूज़ करते हैं। तो कमेंट हमारे 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तरीका दोनों का लिखने का एक ही है, सेम तरीका है आपको, बस अब जब तक आप क्लोजिंग टैग नहीं लगाते तब तक वो वहाँ तक का जितना भी इस पे जितनी लाइन है जितना कोड लिखा वो सारा एज ए कमेंट यूज़ होता है। कमेंट हमारा कभी भी जब हम डेटा को
प्रिंट करते हैं, उसको कंपाइल करके रन करते हैं ब्राउज़र में, तो कमेंट हमारे वहाँ पे शो नहीं होते, केवल डेटा शो होता है जो हमने बॉडी टैग में लिखा है, वो हमारा कंटेंट शो होता है जो टैग के अंदर हम डिफाइन करते हैं। तो कमेंट हम उसका डेटा शो नहीं होता, ठीक है। तो क्या इसका मेन पर्पस क्या हुआ, उसमें नोट ऐड करने के लिए और उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम उसमें कमेंट यूज़ करते हैं। अब दोनों में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट ये होता है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक, ये पूरा प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें HTML हो गया, बॉडी हो गई, और ये लाइन लिखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली लाइन लिखी है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रिंट नहीं होगी, ये दिखा ये वाली लाइन। तो ये लाइन हमारी जब हम इसका आउटपुट करेंगे तो ये वाली लाइन हमारी प्रिंट नहीं होगी, केवल हमने इसको दिखा दिया। क्या लिखा है यहाँ, दिस इज अ हेडिंग टैग, यानी कि H1 ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हेडिंग टैग हुआ, हेडिंग के फॉर्म में ये शो होगा। उसके बाद दूसरा टैग लिया, दिस इज़, यहाँ पे हमने टैग मतलब इस ये ओपनिंग ब्रैकेट हुआ और ये इसका क्लोजिंग ब्रैकेट हुआ टैग, इन दोनों के अंदर जितना भी डेटा होगा वो हमारा ब्राउज़र पे शो नहीं होगा, केवल इसको दिखाने के लिए शो होगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, इस तरह से हमने इसको कमेंट को हम सिंगल लाइन में, मतलब एक लाइन में जितना भी टेक्स्ट लिख के उसको क्लोज कर दे रहे वो हमारा कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट। और वही सेम हमारा अगर हम एक से ज़्यादा लाइन में ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे ओपनिंग टैग हुआ, क्लोजिंग टैग हुआ, ठीक है, टैग दोनों एक ही हैं लेकिन अलग अलग लाइन में हमने इसको लिखा हुआ है। तो यहाँ से लेके चाहे वो एक सब वर्ड है या 1000 वर्ड है, वो सारे के सारे हमारे काउंट होंगे एज अ कमेंट, ठीक है। तो इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट सिंगल लाइन में होता है, मल्टी लाइन कमेंट आपका मल्टीपल लाइन में होता है। देखिए यहाँ पे अगर हमने कोई कोड लिखना है, उसको अब फ़िलहाल के लिए यूज़ नहीं करना, तो हम इसको एज अ कमेंट में लिख देंगे ताकि हम उसको फ्यूचर में अलग फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं आपका कमेंट। तो आई थिंक आपको कमेंट भी समझ आ गया होगा किस तरह से हम कमेंट यूज़ करते हैं अपने HTML में। तो HTML इस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल की हमारी क्लास होगी, कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम के बारे में आपने समझ ही लिया था, जैसे ये आपका रूट एलिमेंट हुआ, ये आपका बॉडी मेन कंटेंट एलिमेंट हुआ, ठीक है, जितना भी कंटेंट हमारा प्रिंट होता है वो बॉडी टैग में होता है, और ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया HTML का। तो ये आपका प्रोग्राम था, प्रोग्रामिंग हम लिख के दिखाएंगे, पूरा प्रोग्राम कोड डिज़ाइन करेंगे, कोड HTML में नोटपैड में डिज़ाइन करेंगे, कैसे हम उसको सेव करते हैं, कैसे रन करते हैं, कल की क्लास में हम उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आई होप आपको अच्छा समझ आया होगा। आपको अगर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस पूरे कोर्स का अच्छे से अच्छे सभी लोग फ़ायदा उठा सकें, और फ्यूचर में हम भी और अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छे कोर्स लॉन्च कर सकें, ताकि जो बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं कर सकते, बाहर किसी दूर जगह पे नहीं जा सकते, वो अपना घर बैठे यूट्यूब की मदद से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए किस तरह का डेटा आपको मिल रहा है, किस तरह का आपको और चाहिए, तो उस तरह की हम इसमें इम्प्रूवमेंट। मैं भी वर्तमान में फोनिक्स यूनिवर्सिटी है हरिद्वार में, रुड़की में एक हरिद्वार ज़िला है, हरिद्वार के पास एक शहर है रुड़की, वहाँ पे एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, पहले कॉलेज था अब यूनिवर्सिटी बन गया, फोनिक्स यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो कभी भी आपको मिलना हो तो मुझसे वहाँ के मिलिए।